हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी ईवीएस एनसीईआरटी की। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 17-16 क्लासेस करा दी गई हैं वहाँ पे। 17वें चैप्टर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चैप्टर को स्किप किया गया है क्योंकि उस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि अपन को वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है कि हेल्पफुल हो। ठीक है, अननेसेसरी मैटर नहीं पढ़ना है जिससे कि टाइम वेस्ट हो आपका। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए चैप्टर नंबर 18 है और चैप्टर का नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है या नहीं तो सीधा आप जाके प्रीवियस पेपर उठा सकते हैं, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। डिक्टो वो क्वेश्चन आपके फैक्ट में मिलेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। नल्ला बड़ा, ये है नल्ला बड़ा, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं, ये रखिए, लेकिन इनको स्किप करेंगे क्योंकि वो पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए, गंदे पानी के कारण क्या होता है कि बहुत से लोग क्या होते हैं, दस्त, हैजे, बीमारी, और कल कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो। ठीक है, पतीले में पानी उबाल लो। और हाँ, अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाना। दीपक को हुआ कि चलो उस आज घंटा भर लाइन में खड़ा होने से छुट्टी मिली। ठीक है, तो अगर अक्सर इसमें यह बताया गया है कि अगर पानी अशुद्ध है तो उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है। एक तो उसको क्या कर सकते हैं, पानी को उबाल सकते हैं, गर्म करके पानी को शुद्ध किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं कि जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है ना। हमारा पानी शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देरी में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। ठीक, आओ नमक शक्कर का घोल बनाएं। तो चलिए आगे, शक्कर का घोल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो एक गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करो, इसमें एक छोटा चम्मच शक्कर घोलो। ठीक है, चुटकी भर नमक डालो, इस घोल को चक्कर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के घोल से पीने से क्या है, जो बॉडी में पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और दस्त वगैरह भी इससे कंट्रोल हो जाते हैं। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो। ठीक, हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी न रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये एक इसके बारे में बताया गया है कि पानी को अक्सर क्या करना चाहिए, अशुद्ध पानी को उबाल कर भी शुद्ध किया जा सकता है और अक्सर उबले हुए पानी को पीने से क्या होता है, बीमारियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इस चैप्टर में यही था कि पानी की इम्पोर्टेंसी के बारे में, पानी को कैसे शुद्ध करना है और बीमार हुए व्यक्ति को जो है कि पानी का घोल मिलाकर कैसे देना है, इसके बारे में जानकारी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी ईवीएस एनसीईआरटी की। ये जो क्लास होगी ये हेल्पफुल होगी आपकी सीटेट एस्टेट जो भी टीचिंग के एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आज जो आप चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कंटेंट आप वो पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आना है, इधर उधर की अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इस टॉपिक से रिलेटेड चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है आपका, चैप्टर जड़ों का जाल। क्या है? जड़ों का जाल। चैप्टर नंबर है आपका चैप्टर नंबर 19। कौन सा? चैप्टर नंबर 19। इससे पहले 18 चैप्टर करा दिए गए हैं। 17वें चैप्टर को स्किप किया गया है क्योंकि उसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है। अननेसेसरी चीज़ें हैं। अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी जो आप डिटेल पढ़ सकते हैं वहाँ से। लेकिन आप एग्जाम के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसी को पढ़ें, अननेसेसरी चीज़ों से बचें जो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं वे टहनियों से निकलती हैं। देखिए, बरगद जो होता है, बरगद की जो जड़ें होती हैं, आपने देखा होगा ये बरगद जैसे होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये बरगद, और बरगद में इस प्रकार से टहनियों में जड़ें निकलती हैं। ठीक है, तो वो भी जड़ें होती है और वृक्ष की जो नीचे होती है रूट, जो जड़, इसके नीचे भी जड़ें होती हैं ज़मीन में, तो इसकी दो जड़ें होती हैं बरगद की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं ये जड़ें। ठीक, ये जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर चली जाती, ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ये जो जड़ें होती हैं टहनियों से निकलती हैं बरगद की, पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। तो बरगद के अंदर भी क्या होती है, जड़ें होती हैं, और टहनियों से भी जो जड़ें निकलती हैं वो भी होती हैं, वो पेड़ को सहारा देने का काम करती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कानून, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी। ठीक है, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। अब छटाई की ज़रूरत हुई तो क्या हुआ, उसका भी परमिशन लेना पड़ा। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सारे सरकारी दफ्तर में लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। ठीक है, तो लिखित मंजूरी, किसी भी पेड़ को काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब आप काट पाएंगे, ऐसा कानून है। चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये बरगद का पेड़ है, इस टहनियों से क्या निकल रही है, ये जड़ें निकल रही हैं, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये जो निकली हुई हैं, ये बच्चे लटके हुए हैं इनसे, ये भी जड़ें, और ये इसमें भी जड़ें होती हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये बरगद का वृक्ष है, ये काफ़ी विशाल वृक्ष होता है। चलिए आगे चलते हैं। तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं? तो ये कौन सा है, बरगद का है। चलिए आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है, रेगिस्तानी ओक। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, रेगिस्तानी ओक के नाम से। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत कम होती हैं इसमें। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती हैं। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। समझ रहे हो, 30 पेड़ मतलब लिटा दिए जाएँ, उस लंबाई की ज़मीन तक ये जड़ें जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ये पानी कहाँ जमा होता रहता है, पेड़ के तने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो कई बार पूछा हुआ है कि ऐसा वृक्ष कहाँ पाया जाता है जिसके तने से क्या पानी, पतला पाइप डालकर पानी निकाल सकते हैं। तो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। उसका नाम क्या है, रेगिस्तानी ओक। ठीक, किस नाम से आना आता है, रेगिस्तानी ओक। उसकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी गहराई तक पाई जाती हैं ज़मीन में। चलिए, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जड़ों के बारे में यही चैप्टर था, इम्पोर्टेंट था। रेगिस्तानी ओक और बरगद के बारे में बताया गया था। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी EVS NCERT की। EVS NCERT की क्लास जो है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये वो फैक्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाए जाएंगे आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। अननेसेसरी आपको कंटेंट नहीं पढ़ाया जाएगा। अननेसेसरी पढ़ने के लिए तो आप बुक से भी चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास का मतलब ये है कि आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए जो आपके एग्जाम में कम टाइम में, और आप जो है कि बेटर से बेटर आप सीख पाएँ और एग्जाम में करके आ पाएँ। ठीक है, आपका एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आया तो आप हिट कर पाएँ, कुछ मतलब आपका मार्क्स वो छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है आपका मिलकर खाएं, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर नंबर है 20, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर का नाम मिलकर खाएं। इससे पहले 19 चैप्टर आपके एग्जाम में करा दिए गए हैं, आप प्ले लिस्ट आपके देख सकते हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 20 देखें। चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो अक्सर इस चैप्टर में जो बताया गया है, वो चैप्टर में बताया गया है कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। असम में एक त्यौहार है बिहू नाम का त्यौहार, ये असम राज्य में असमियों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें नाचते गाते हैं और इसमें हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पर। पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत सारा है डिटेल, देखिए ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में, लेकिन डिटेल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको वो कंटेंट डिलीवर कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में कम टाइम में अधिक से अधिक नंबर आप जो है गेन कर पाएँ। ठीक है, कम समय में, तो इसलिए इसको वो इतना कंप्राइज किया गया है जिससे कि आप जो है कि कंटेंट से कुछ भी ना छूट पाए और आप जो है कि क्वेश्चन कर पाएँ एग्जाम में। चलिए, तो बिहू का त्यौहार, ये आप बिहू का त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि सोन मोनी जल्दी से उठी और भागी, तनवीर, फातिमा और मजानी के पास ये सदस्य हैं। इनके आधार पर इस थीम को बनाया गया है बेसिकली, लेकिन इसमें जो समझाया गया है इस थीम के माध्यम से, वो बिहू त्यौहार पर को समझाया गया है, कैसे मनाया जाता है, क्या संस्कृति है, किस प्रकार से मनाते हैं, इस प्रकार ये चीज़ बताई हुई है। चलिए जान लेते हैं।
बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम के द्वारा। इसमें क्या होता है, चावल की नई फसल कटती है न, चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी, वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। तो इसमें बांस से क्या बनाए जाते हैं, इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, भेला घर कहते हैं। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं, तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत, ठीक है। आगे दे रखा है कि रात के भोजन से पहले घास और बांस के से भेला घर बनाकर तैयार करना होता है इसमें, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें आगे दे रखा है कि उरुका क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। आज पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे, भई उरुका जौ है, ठीक है। क्या कहते हैं, भई उरुका जौ। क्या कहते हैं, बोरा चावल मछली सब्जी आदि का इंतजाम इसमें किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे दे रखा होता है इस टाइप का बॉक्स एनसीईआरटी में, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। तो दे रखा है इसमें कि माघ बिहू जो है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माह की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं, पहले के दिन को क्या कहते हैं, उरुका, जैसा कि आपका यहाँ दे रखा था उरुका, ठीक है। तो ये उरुका मनाया जाता है, ये पहले दिन को मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे दे रखा है, पहले दिन को क्या मनाया जाता है, उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी सेठ छप्पर बनाते हैं, इस दिन अस्थायी सेठ छप्पर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ इमेज में आप देख पाएंगे। ये देखो इमेज में दे रखा है, ये देखिए पहले दिन को उरुका कहते हैं, इस दिन सेठ छप्पर बनाया जाता है। इस प्रकार से बांस और उसका ये घास फूस का बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया है इसमें। अस्थायी सेठ छप्पर बनाया गया पहले दिन, जिसे भेला घर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी को भेला घर कहते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन होता है इसमें। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, बोरा चावल की एक किस्म है, इस दिन खाया जाता है बोरा चावल, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये चावल, पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये इसके बारे में बताया गया है। देखिए दिन में खाया जाता है वो होता है बोरा चावल, लेकिन रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा। कौन सा चावल, चेवा चावल भी मिलेगा, ठीक है। ताऊ क्या होता है, कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे, थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार, ठीक। तो ये चेवा चावल तैयार हो जाता है। ताऊ को क्या कहते हैं असम में, कढ़ाई को ही क्या कहते हैं, ताऊ कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से धूमधाम से नाचते गाते ढोल बजाते हुए क्या बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि ज़्यादातर औरतों ने पाट और मुआ की मेखला चादर पहनी थी। सोनमोहन और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गईं। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमती हुई गीत गाने लगे। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सब ने हंसते गाते बातें करते हुए मिलकर खाना खाया और भेला घर में ही रहे, ठीक। जो वो भेला घर बनाया था लकड़ी उसका, बांस का, उसमें और घास फूस का, उसी में ही रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि सुबह जल्दी जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर भी जलाना है। मेजी और भेला घर, तो ये देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से मेजी जला दी और भेला घर का मतलब जो वो बांस का और घास फूस का बनाया था उसको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है मिड डे मील के बारे में। किसके बारे में, मिड डे मील। तो दोपहर का 1 बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो मिड डे मील का अक्सर जो है कि खाना दिन में दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, आजकल तो स्कूलों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए स्कूल जाते थे, खाली पेट, और दिन भर पढ़ाई वे कैसे करते होंगे, ठीक है। पहले खाना नहीं दिया जाता था, मिड डे मील जब से शुरू हुआ तब से खाना दिया जाने लगा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार के बॉक्सों में दिया होता है कुछ कंटेंट तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों का हक, मिड डे मील, ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है। हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चों तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण कई पढ़ाई ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते पढ़ाई में। और कुछ साल पहले हमारे देश के सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो पहले फैसला हुआ है काफ़ी समय पहले, तो क्या हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा जो है कि 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों को क्या देना चाहिए, मिड डे मील देना अनिवार्य है। ये उनका क्या है, बच्चों का अधिकार है ऐसा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में यही था कि मिड डे मील के बारे में बताया गया और किसके बारे में बताया गया, और जो है कि बिहू त्यौहार, असम के बिहू त्यौहार के बारे में बताया गया। तो NCERT EVS के 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।